इंडिया और कनाडा के बीच में प्रॉब्लम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरह से डिप्लोमेटिक युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ कनाडा इंडिया के डिप्लोमेट्स पे स्पाई कर रहा है और उन्हें जेल में बंद कर देना चाहता है, वहीं इंडिया कनाडा के डिप्लोमेट्स को कह रहा है टाटा बाय बाय, निकलिए यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बट ये दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम काफ़ी डीप रूटेड है और इतनी आसानी से सॉल्व भी होने वाली नहीं है। आइए जानते हैं ये शुरू कैसे हुआ। माय नेम इज राज एंड दिस इज जियो पॉलिटिक्स मैग्निफाइड। इस सारे इशू में चार मेन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक तो इन दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट और दोनों कंट्रीज में रहने वाली सिख कम्युनिटी। अब आपको मुझसे पूछना चाहिए राज, दोनों कंट्रीज में जो कम्युनिटी रहती है तो वो सिख ही, पर क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं? हाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल हैं। और इस इशू को समझने के लिए हमें इन चारों पार्टीज की पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली नज़र डालते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और उसकी मजबूरियों पे। एक कनाडा में 2% से भी कम सिख रहते हैं, पर उनका इन्फ्लुएंस कैनेडियन पॉलिटिक्स में इससे बहुत ज़्यादा है। जब कनाडा की ट्रूडो सरकार ने पहली बार सरकार बनाई थी तो उसमें 12% मिनिस्टर सिख थे। यहाँ की उनका डिफेंस मिनिस्टर भी सिख था और उनके पास 14 एमपीज थे जो सिख थे। तो मतलब आप ये समझिए कि कनाडा में जहाँ जहाँ सिख कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन थी, उन्होंने जो एमपी चुने जो कि सिख थे वो कनाडा की लिबरल पार्टी के ही थे, जिसका लीडर ट्रूडो था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ट्रूडो को उस पार्टी के लीडरशिप तक पहुंचाने में भी सिख्स का बड़ा रोल रहा है। अब उनके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में है एनडीपी। एनडीपी की पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सिख पॉलिटिक्स से। उनके लीडर भी एक सिख हैं जिनका नाम है जगमीत सिंह। तो एक बात तो साफ हो गई, कैनेडियन सरकार में लिबरल पार्टी बिना सिख सपोर्ट के नहीं रह सकती। ना कि सिर्फ वोट्स के लिए वो सिख कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं, वो फंड्स और न्यू मेंबरशिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी पे रिलाई करते हैं। अब न्यू मेंबरशिप्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? अगर नए लोग उस पार्टी में जुड़ेंगे तो वो लोगों को वोटिंग राइट्स होंगे, वही चुनेंगे कि पार्टी में लीडर कौन होगा। और इसलिए जब वो नए मेंबर्स जुड़ते हैं तो हर कोई उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और वो नए मेंबर्स को बड़ी तेजी से जोड़ सकती है वहां के सिख कम्युनिटी। अब उनके साथ जो कोएलिशन में है एनडीपी, वो भी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है इन कम्युनिटीज़ पे, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो वहाँ के कई प्रोविंसेस में है और वो भी सिख कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है। इसलिए ये दोनों जो पार्टीज जो कनाडा की सरकार में है, सिख्स को, कैनेडियन सिख्स को बिल्कुल भी नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए, अब हम कनाडा को एक साइड छोड़ते हैं, फ्लाइट लेते हैं और सीधा आ जाते हैं इंडिया। इंडिया में इस बार बीजेपी ने थर्ड टाइम गवर्नमेंट बनाई है। पिछले 10 साल से भी ज़्यादा वो पावर में है और पिछली 2 टर्म्स में वो ब्रूट मेजॉरिटी में थी। इसका क्या मतलब कि वो अकेले सरकार बना सकती थी, एलाइज वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो विजन तो बीजेपी का ही फॉलो होना था। अब बीजेपी का मानना ये है कि इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए। अब सुपर पावर कोई ऐसे तो बन नहीं जाएगा। सुपर पावर बनने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक सॉफ्ट पावर और एक हार्ड पावर। अब हार्ड पावर आती है मिलिट्री से। अब आपके एलाइज कितने अच्छे हैं, आप जब मिलिटरीली किसी जगह इंटरवेंशन करते हैं तो आपके चांसेस कितने अच्छे हैं जीतने के, तो ये सब होता है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री से। उसके लिए बहुत टाइम से इंडिया में काम चल रहा है। दूसरी जगह है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि जब दूसरी कंट्रीज में आपकी कंट्री का नाम सुना जाता है तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो ये सोचते हैं कि आप उनके दोस्त हैं? क्या वो ये सोचते हैं आप उनके दुश्मन हैं? क्या वो ये सोचते हैं आप अच्छी कंट्री हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, या वो आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं? अगर वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचते, उन्होंने आपका कभी नाम नहीं सुना, तो आपकी सॉफ्ट पावर ज़ीरो है। अब इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा टाइम से एनआरआईज जो इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं उन्होंने बनाई है। उन्होंने इंडिया पीछे छोड़ दिया, पर उन्होंने अपना खाना, अपनी मूवीज़ पीछे नहीं छोड़ी। देखिए, शाहरुख खान तो किसको पसंद नहीं था।
सबने उनकी मूवीज़ देखी और हर जगह शाहरुख खान जी जाके अपनी मूवीज़ रिलीज़ करते थे। तो हमारा कल्चर तो ट्रैवल करा ही है और हमारे कल्चर के बारे में बहुत जगह पे अच्छी ही बातें कही जाती हैं। तो हमारी सॉफ्ट पावर बहुत टाइम से डेवलप हो रही है। अब बीजेपी जब पावर में आई तो उन्होंने सोचा क्या हम ये सॉफ्ट पावर को यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कैसे किया जाएगा? यूज़ करने का ये मतलब है कि अगर आपके बहुत सारे लोग उन कंट्रीज़ में रहते हैं तो क्या वो आपकी गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है? क्योंकि अगर वहाँ उनको वोटिंग राइट्स हैं, वो वहाँ के सिटीजन हैं और वो इस तरह से लीडर चुने कि भाई जो इंडिया के साथ फ्रेंडली हों तो आपके लिए बेटर होता है। अब ये यूज़ करने के लिए बीजेपी ने क्या करना शुरू करा? उन्होंने जगह जगह जाके इन कंट्रीज़ में दिखाना शुरू करा कि इंडियंस की भी वॉइस है जो आपके यहाँ रहते हैं। तो मोदी जी वहाँ जाते थे और बड़े बड़े इवेंट्स करते थे जहाँ बहुत सारे इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो आते थे। इससे कोशिश क्या की जाती थी कि आप इंडिया की एक इमेज बनाएं वर्ल्ड में कि हम जो कंट्री है उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी कंट्री में भी रहती है। तो अगर आपकी पॉलिसीज हमारे साथ फ्रेंडली होंगी तो ये लोग आपके लिए वोट करेंगे। अब ये सब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होता है 2020 तक, जब तक आते नहीं है फार्म लॉस। 2020 में इंडिया 3 फार्म लॉस इनैक्ट करता है। अब ये जो फार्म लॉस हैं वो इंडियन फार्मर्स के लिए अच्छे थे या बुरे थे, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। पर इंडियन पंजाब के फार्मर्स को ये फार्म लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब पंजाब में जो फार्मर्स हैं वो मेनली सिख कम्युनिटी से आते हैं, बट ये फार्मर्स भी 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक तरह का ग्रुप जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा फायदा उठाया क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स थी, एमएसपी की गारंटी थी और जिसकी वजह से उनकी यील्ड भी ज़्यादा थी और उनकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो वो अमीर हो गए। क्योंकि उनके पास पहले से पैसा था तो उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को बाहर भी भेजना शुरू कर दिया। बाहर का मतलब कनाडा, यूएस, यूरोप। तो उनकी फैमिली में बहुत सारे एनआरआईज भी हैं और उनकी वेल्थ इंक्रीज ही होती है ओवर द टाइम। अब क्योंकि स्टेटस को उनको पसंद है तो वो ये नहीं चाहते कि कोई स्टेटस को तोड़े, तो इसलिए वो उनको ये फार्म लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दूसरी तरह के जो फार्मर्स हैं वो गरीब फार्मर्स हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा इतना नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स थी। कम लैंड होल्डिंग्स होने की वजह से उनकी यील्ड इतनी नहीं है और वो अपना गुजारा करते हैं। उनके लिए एक ही एसेट है, उनकी ज़मीन। अब उनको ऐसा लगा कि फार्म लॉस की वजह से उनका जो अकेला एसेट है, उनकी ज़मीन, उनसे ले लिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें भी फार्म लॉस पसंद नहीं आए। अब ये दोनों तरह के फार्मर्स यूनाइट हो जाते हैं और इस फार्म लॉस के अगेंस्ट एजिटेट करने का प्लान बना लेते हैं। अब कारण कोई भी रहा हो, इंडियन पंजाब की सिख कम्युनिटी यूनाइट होकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। अब टाइम आ गया है सिख कम्युनिटी की तारीफ करने का। देखिए, सिख कम्युनिटी अपनी ब्रेवरी, हिस्ट्री और गुरुओं की टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, जिसकी वजह से आप उनकी इंडियन कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देख सकते हैं। वो इंडियन आर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उनकी बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और वो इंडियन सोसाइटी एट लार्ज में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। उनके ब्रेवरी के किस्से तो ख़त्म ही नहीं होंगे अगर मैं सुनाना शुरू करूं, पर ये सब आप उनकी प्रोटेस्ट में भी देख सकते हैं। वो 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठते हैं और तब तक घर नहीं जाते जब तक दिल्ली के फार्म लॉज वापस नहीं ले लिए जाते। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो वहाँ पर डटे रहते हैं। उनकी गुरुओं की टीचिंग्स, उनके ब्रेवरी के किस्से आम सुनाए जाते हैं। लंगर सेवा 24 घंटे चलती है और वो प्रोटेस्ट एंड करके जीत कर वापस आते हैं जब इंडिया की गवर्नमेंट 3 फार्म लॉस को वापस लेने का फैसला करके टीवी पे अनाउंस कर देती है कि ये फार्म लॉस विड्रॉ किए जाते हैं। अब ये
सुनने में जितना आसान लगता है उतना रहा नहीं है। 1 साल का प्रोटेस्ट बहुत लंबा होता है। ब्रेवरी की ज़रूरत तो होती ही है, आपकी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत तो होती ही है, पर ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे रिसोर्सेज़ की भी। अब जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इन फार्मर्स में बहुत सारे फार्मर्स पहले से ही रिच थे, जिन्होंने बहुत से पैसे इन प्रोटेस्ट्स में लगाए, बट सिर्फ उनके पैसे काफ़ी नहीं थे। तो इन फार्मर्स के जो रिश्तेदार बाहर वाली कंट्रीज में रहते थे, इन्होंने उनको भी कॉल दी कि आप भी इस प्रोटेस्ट में हेल्प कीजिए। अब क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे, तो उनका कॉल देना लेजिटिमेट है, वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहे हैं। अब जो एनआरआईज थे वो दो तरीके से उन्होंने हेल्प करी। एक तो ऑब्वियसली उन्होंने पैसे भेजे अपने रिश्तेदारों को ताकि वो लंबा प्रोटेस्ट सस्टेन कर पाए, और उन्होंने अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी यूज करा इस प्रोटेस्ट के बारे में हाइप बनाने के लिए। उन्होंने कई सेलिब्रिटीज से ट्वीट कराए, रिहाना का ट्वीट तो सबको याद है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल चैटर हुआ इस प्रोटेस्ट के बारे में, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि उनकी इमेज पे बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की इमेज पे धक्का लगा, ऐसी परसेप्शन बीजेपी गवर्नमेंट को होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेट्रोस्पेक्शन में जाते हैं। अब वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इस प्रोटेस्ट में हुआ क्या है और क्यों ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चला। अब यहाँ से शुरू होता है ट्रस्ट फैक्टर का गिरना। देखिए, पंजाब में उनके एलाइज थे एसएडी, शिरोमणि अकाली दल पार्टी, जो उनका साथ पहले ही छोड़ चुकी है। तो पंजाब में कोई एलाइड पार्टी नहीं है, तो ट्रस्ट फैक्टर बनाने के लिए कोई भी साथी नहीं है। उनको ऐसा लगा कि इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा सस्टेन करने में एनआरआई 6 ने बहुत हेल्प करी है, और ना कि सिर्फ हेल्प करी है, उन्होंने ग्लोबली हमारी इमेज भी खराब करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया। बहुत ज़्यादा गैप हो गया इन कम्युनिटीज़ में और इंडियन गवर्नमेंट में। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो इंडियन पंजाब सिख थे, उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था इंडियन गवर्नमेंट की ग्लोबल इमेज हर्ट करने का। वो सिर्फ ये चाहते थे कि फार्म लॉज वापस ले लिए जाएं। उसके रीजंस बता चुका हूँ। उनको ये फार्म लॉस बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने जो प्रोटेस्ट करा वो सिर्फ इसीलिए था कि फार्म लॉस वापस हो जाए। उन्होंने जो एनआरआई 6 से हेल्प ली, वो सिर्फ इसलिए ली क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे और उनको उस टाइम पे हेल्प की ज़रूरत थी। बट ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कोई एलाइज नहीं है जो उन्हें ये इस कम्युनिटी के बारे में समझा सके। इसलिए बहुत तगड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है। अब बीजेपी गवर्नमेंट ये एनालाइज कर देना चाहती है कि एनआरआई 6 का इन सब चीज़ों में क्या रोल रहा है, और क्या ये रोल और बड़ा हो सकता था। क्या ये रोल इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो यहाँ के इंडियन सिख्स को और प्रोटेस्ट्स के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, खासकर उन इश्यूज के लिए जिनके लिए एनआरआई 6 को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील होती है। अब समझने वाली बात यह है कि हमने चौथी पार्टी का नाम ले लिया है, जिसका नाम है एनआरआई सिख कम्युनिटी, और वही इस सारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। तो उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एनआरआई सिख कम्युनिटी की पॉलिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए हमें उस कम्युनिटी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। अब एनआरआई सिख कम्युनिटी ने इंडिया को इसलिए नहीं छोड़ा है कि कनाडा की हवा बहुत अच्छी है या यूके की रानी ने पर्सनल इनविटेशन भेजा था, ऐसा नहीं है। इंडियन पंजाब से बहुत बार वेव्स गई हैं जब लोगों ने इंडिया को छोड़कर बाहर के मुल्कों में बसना पसंद किया है, और हर बार इस वेव के पीछे डिफरेंट रीज़न रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इंडियन पंजाब के सिख्स की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हमें उस टाइम में जाना पड़ेगा जब इंडिया पाकिस्तान दो कंट्रीज नहीं थे, जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पंजाब होता था जिसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब का भी था, और इंडिया का पंजाब भी अब के पंजाब से बड़ा पंजाब था। यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का एक राज हुआ करता था, जिसे सिख राज कहा जाता था।
अब सिख्स ने एक ही बार पावर ली है जिसे वो बहुत अच्छी तरह से रिवेयर करते हैं। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और ब्रिटिश इस पंजाब को एनेक्स करके अपने रूल के अंडर ले आते हैं, तो सिख्स समझ नहीं पाते कि अब उन्हें क्या करना है। देखिए, जो पहले से मार्शल वे ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे, पहले ही महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस में थे, वो अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी आ जाते हैं। पर जो ट्रेडर्स थे, जो लोग पहले से बिलीव करते थे कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े हैं, हम उनके साथ नहीं हो सकते, तो वो इस रूल को मानने से इनकार कर देते हैं और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एजिटेशंस करने लग जाते हैं। अब ये एजिटेशंस जो होती है उसकी वजह से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी आ जाते हैं जिनका नाम आपने सुना हुआ है, जिसमें भगत सिंह, ऊधम सिंह, ऐसे बहुत से लोग वैसे ही रहते हैं। अब जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन कम्युनिटी के सिख्स को बहुत ज़्यादा परसिक्यूट करना शुरू कर देती है, जो कि मेनली पंजाब में होता है। अब वो सिर्फ सिख कम्युनिटी को नहीं करते, बाकी कम्युनिटीज़ को भी करते हैं, बट उनमें सिख कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है। इस परसिक्यूशन की वजह से बहुत से सिख जो हैं वो इंडिया को छोड़कर बाहर की कंट्रीज़ में जाके बस जाते हैं। अब ये तो रही पहली वेव। वो इसलिए इंडिया छोड़ते हैं क्योंकि इंडिया में वो ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे हटा देना चाहते हैं। अब वो इसके लिए इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि वो किसी तरीके से इस मूवमेंट में हेल्प कर सकें। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है, तो ये मांग उठती है कि क्या सिख राज को वापस मांगना चाहिए, क्या हमारे पास भी एक कंट्री होनी चाहिए, ऐसा सिख कम्युनिटी सोचती है। अब ये जो डिमांड थी वो बहुत कम लोगों की थी, क्योंकि इंडियन सिख्स को हिंदूज के साथ कोई एनिमोसिटी नहीं थी। हाँ, उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था पंजाब में, जिसकी वजह से जो पंजाब था वो दो हिस्सों में बट गया। बहुत ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान चला गया और इंडियन पंजाब भी बना रह गया। अब सिख कम्युनिटी ने चूज़ करा कि वो इंडियन पंजाब में रहना पसंद करेगी, क्योंकि वो हिंदूज़ के साथ कोई एनिमोसिटी नहीं रखती, उनका हिंदूज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और वो इंडियन पंजाब में रहना शुरू कर देते हैं। बट उनको ये ज़रूर लगता है कि उनको अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज और अपने रिलीजन को किसी तरीके से बचा के रखना है। अब धीरे धीरे इनमें से ही कुछ लोग उठते हैं जो ये डिमांड करते हैं कि उनको पावर में होना चाहिए ये सब करने के लिए। इसका मतलब सिख कम्युनिटी को पावर में, गवर्नमेंट में होना चाहिए, जिसकी वजह से सिख कल्चर को बचाया जा सके। अब ये एजिटेशंस दो तरीके से चलती हैं। एक पॉलिटिकल एजिटेशन, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इंडियन पंजाब के भी बहुत ज़्यादा डिविजन्स हो जाती हैं और अब जो पंजाब है ऐसा पंजाब निकल के आता है। कुछ वायलेंट भी होती हैं जिसकी वजह से वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मतलब वो चाहते हैं कि अब हमें अलग कंट्री दे दी जाए जिसमें सिख रूल हो। ऐसे बहुत से लोग नहीं होते, बट ऐसे लोग होते हैं। अब क्योंकि ये वायलेंट पॉलिटिकल मूवमेंट भी चल रही होती है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इस मूवमेंट को सप्रेस करती है, जब दूसरी वेव इंडियन सिख कम्युनिटी की बाहर चली जाती है। अब ये जो NRI सिख्स बाहर दोनों वेव में गए हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए अच्छे व्यूज़ नहीं रखते। उनको हमेशा से ऐसे ही लगता आया था कि सिख राज वॉज द ओरिजिनल राज, जिसको वो वापस चाहते हैं और कोई भी डिफरेंट कम्युनिटी उनके ऊपर राज नहीं करे। अब ये तो रही हिस्टोरिकल NRI सिख्स की थिंकिंग। बट धीरे धीरे क्या होता है कि इंडियन पंजाब में पीस एंड प्रोस्पेरिटी आ जाती है और ये जो NRI सिख्स बाहर गए थे, ये वहाँ पे भी अपने बिजनेसेस वगैरह सेटअप कर लेते हैं और वहाँ पे भी पीस एंड प्रोस्पेरिटी आ जाती है। अब आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ में पीस एंड प्रोस्पेरिटी है। वो चाहते हैं कि वो तरक्की करें और बेटर जगह पे पहुँचे और बेटर अच्छी लाइफ बनाएं।
और क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ में लिंक अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि ये उनके रिश्तेदारी तो हैं, उनके लिंक बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ से बेटर लाइफ की तलाश में बाहर जाते हैं। अब जो ये तीसरी वेव है जो बेटर लाइफ की तलाश में बाहर जाती है, इनकी हिस्टोरिकल थिंकिंग वो नहीं है जो मैंने आपको बताई है। वो वैसे ही सोचते हैं जैसे इंडियन पंजाब के सिख सोचते हैं, बट वो क्योंकि इकोनॉमिकली अपने आप को बेटर करना चाहते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर की जो एनआरआई सिख कम्युनिटी है वो और बढ़ जाती है। अब ये बढ़ती हुई सिख कम्युनिटी में दो तरीके के ग्रुप्स बन जाते हैं। एक जो हिस्टोरिकल वही पॉलिटिकल थिंकिंग रखते हैं, जो अपनी थिंकिंग सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन सिक्स को एनआरआई सिक्स को पास ऑन कर देते हैं। और वो दूसरा ग्रुप जो यहाँ से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बाहर जाता है और बाहर वाली एनआरआई सिख कम्युनिटी के बनाए सेटअप बिजनेसेस में ही जाके काम करता है। अब वो भी उनकी थिंकिंग भी बाहर वाले एनआरआई सिक्स की थिंकिंग से थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती है। अब जब आप बाहर वाले मुल्क में होते हैं और आपकी ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती है, आपकी इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो भी इतने लेवल की नहीं है कि वहाँ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा थ्रेटेंड फील करते हैं। आप ये भी सोचते हैं कि आपको अपने कल्चर को भी बचा के रखना है, आपको अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बचा के रखना है, जिसकी वजह से आप एक बाउंड टुगेदर कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। सिख कम्युनिटी भी वहाँ ऐसे ही रहती है। आप देख सकते हैं कि बाहर ऐसे कई शहर हैं जहाँ सिख्स रहना पसंद करते हैं। अब इन शहरों में एक दूसरी से वो जुड़ते हैं गुरुद्वारास के थ्रू। गुरुद्वारास एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं सिख कम्युनिटी की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में भी। अब क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं और आपके रिश्तेदार वगैरह वहाँ नहीं होते, तो आपको चाहिए होता है कि कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर वहाँ हो, तो गुरुद्वारास उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो आपको खाना भी देते हैं, आपको रहने की जगह भी देते हैं। कभी कभार आपको अपनी सोसाइटी से कनेक्टेड फील होने की ज़रूरत महसूस होती है, तब भी आप गुरुद्वारास जाते हैं। आप अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाने भी गुरुद्वारास जाते हैं। तो गुरुद्वारास एक फोकल पॉइंट बन जाता है बाहर की एनआरआई कम्युनिटी को इकट्ठा रखने के लिए। अब इस गुरुद्वारास में एक और फैक्टर होता है गुरुद्वारा कमेटी। ये गुरुद्वारा कमेटीज इलेक्टेड कमेटीज होती हैं जो कि इन गुरुद्वारास की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गुरुद्वारास कमेटीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम शुरू होती है कनाडा में। अब मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, ना ही इंडियन पंजाब की सिख कम्युनिटी ना ही एनआरआई सिख कम्युनिटी एक मोनोलिथ है। मोनोलिथ से मेरा मतलब ये है कि ना ही वो उनका सोचने का तरीका एक जैसा है, ना ही उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग एक जैसी है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़रूर यूज़ करते हैं। अब एनआरआई सिख कम्युनिटी को ये भी पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके उनका कल्चर प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए उन्हें जहाँ वो रहते हैं वहाँ की कंट्री की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। और इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं ये गुरुद्वारा कमेटीज़। देखिए, गुरुद्वारा कमेटीज़ गुरुद्वारा की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इनग्रेंड होती है, तो उन्हें पता होता है कि वो अपने इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकती हैं वहाँ की कम्युनिटी को वोटिंग प्रेफरेंस देके। दूसरी चीज़, जो बहुत से फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं उसको भी यूज़ करा जा सकता है कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करने में। अब ऐसा वो कनाडा में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लिबरल पार्टी को सपोर्ट करके उन्होंने ट्रूडो को लीडरशिप भी दिलाई और उनको बहुत ज़्यादा एमपीज भी चुन के दिए ताकि वो कैनेडियन गवर्नमेंट में आ जाए और वहाँ के सिख्स के लिए प्रो पॉलिसीज़ बनाए। अब इसके लिए उन्होंने जो पॉलिटिक्स यूज़ करी वो थोड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ चली गई। उन्होंने हिस्टोरिकल थिंकिंग यूज़ करने की कोशिश करी, जिसमें सक्सेशनिस्ट मूवमेंट का भी एक बड़ा हिस्सा था। अब ऐसी ही एक गुरुद्वारा कमेटी में थे हरदीप सिंह निज्जर। अब हरदीप सिंह निज्जर की वहाँ के पार्किंग लॉट में दो अनआइडेंटिफाइड गनमैन गोली मारकर हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। और यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है इंडिया और कनाडा में।
जब कनाडा इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बट दुनिया में 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, जिन्हें हम 5 आईज़ कहते हैं। उसमें एक है कनाडा और एक है यूएसए। अब यूएस कनाडा को बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है और इंडियन डिप्लोमेट्स ने भी इसमें एक रोल प्ले करा है। अब इसके लिए वो उनको एविडेंस देता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया है। पर कनाडा में जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो ये मौका यूज करती है पॉलिटिक्स करने का, कि अगर हम अब एनआरआई सिख कम्युनिटी का साथ कह के ये कह दें कि हम आपके साथ हैं और ये देखो ये हमने फाइंड आउट करा है कि ये गवर्नमेंट आपको परसिक्यूट करना चाहती है और हम आपको बचा रहे हैं, तो वो सिख कम्युनिटी को हमेशा के लिए अपनी पार्टी के साथ जोड़ लेंगे। अब देखिए यही प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं दिखती है कैनेडियन गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी। वो पब्लिकली ये बोल देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेट्स के थ्रू ये मर्डर करवाया है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन गवर्नमेंट बिलीव करती है कि हमें ग्लोबल सुपर पावर बनना है, हम ग्लोबली किसी से भी बुली नहीं होंगे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू लेते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का। उन्हें ये लगता है कि भाई हमारी ग्लोबल इमेज को और परेशान किया जा रहा है, हमारी ग्लोबल इमेज को और दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई हम अच्छी कंट्री नहीं है, हमारा ग्लोबली रोल अच्छा नहीं है। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कनाडा में ट्रूडो को अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से। तो वो स्ट्रॉन्ग व्यू लेते हुए कनाडा को कहती है कि आप एविडेंस दिखाइए कि ऐसा हमने कब करा है या फिर कैसे करा है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कनाडा के पास खुद कोई हार्ड फाउंड एविडेंस है ही नहीं, तो वो कुछ दिखा नहीं पाते। और एलिगेशंस ऐसे डिप्लोमेटिक मैटर्स में आप पब्लिकली नहीं लगाते हैं। तो वो जब ये कर चुके हैं और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है शो करने के लिए, तो अब वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही कर सकते हैं। अब ये एस्केलेशन होते होते इतनी हो जाती है कि वो ना तो वो बैक डाउन करते हैं, ना इंडियन गवर्नमेंट बैक डाउन करती है। अब इंडियन गवर्नमेंट भी ये समझती है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं करा, और कैनेडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि अब हम बैक डाउन करेंगे तो जो हमारी एनआरआई सिख कम्युनिटी जो वहाँ रहती है कनाडा में, जो लिबरल पार्टी को वोट करती है, वो हमसे टूट जाएगी, तो वो भी बैक डाउन नहीं करते। अब ये फेस ऑफ बढ़ जाता है। अब दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल अरीना में डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। कनाडा की ट्रूडो गवर्नमेंट बिल्कुल बैक डाउन नहीं कर सकती। जैसे ही वो बैक डाउन करेगी, वहाँ के एनआरआई सिक्स अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और फ्यूचर में भी उसका इलेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया की बीजेपी गवर्नमेंट को ये बिल्कुल लग रहा है कि अगर हम बैक डाउन करते हैं तो एक तो ग्लोबली हमारी इमेज पे धक्का लगेगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट पहले ही सिख कम्युनिटी के साथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसा भी कोई एविडेंस भी नहीं दिया गया कनाडा की तरफ से जिसकी वजह से पब्लिकली बैक डाउन करने में कोई भलाई भी हो किसी गवर्नमेंट की, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे ब्लेम गेम और डिप्लोमेटिक टेंशन्स को एस्केलेट करने की कोशिश करी जा रही है। अब इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन हो सकता है, उस पे थोड़ी नज़र डालते हैं। अब सारी प्रॉब्लम में 4 पार्टीज इन्वॉल्व थी, तो सॉल्यूशन भी चारों के लिए डिफरेंट है। पहला सॉल्यूशन है जो बहुत आसान है, वो है इंडियन सिख कम्युनिटी का। इंडियन सिख कम्युनिटी को इस पूरी डिप्लोमेटिक रो से कोई लेना देना नहीं। उनका सारा फोकस अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पे है, अपनी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने पे है। वो चाहते हैं जल्दी जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ताकि वो फिर से इन कंट्रीज़ में जा सकें, वहाँ पे वेल्थ बना सकें, अपनी वेल्थ पीछे भेज सकें, यहाँ पे भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, वहाँ पे भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी आगे बढ़े। वो बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहते हैं, चाहे सोल्यूशन कोई भी निकले। दूसरे हैं एनआरआई सिख कम्युनिटी। एनआरआई सिख कम्युनिटी भी एक तरह से नहीं सोचती। सारी एनआरआई सिख कम्युनिटी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है,
वो भी इंडियन पंजाब के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया विज़िट करें, अपने रिश्तेदारों को मिलें, जो भी उनका तरीका है वो चलता रहे। तो वो भी चाहते हैं अब ये डिप्लोमेटिक रोक ख़त्म हो जाए, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल कोई भी सॉल्यूशन के साथ होंगे। अब सॉल्यूशन जो डिफ़िकल्ट है वो इन दोनों कंट्रीज़ के लिए है। देखिए, कनाडा में ट्रूडो पहले ही वीक हो चुके हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ में लोग जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कोई भी फैक्शन का, कोई भी कम्युनिटी का सपोर्ट लूज़ करना उस गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी डेथ नेल है। तो इसलिए कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी और तरह की इमिग्रेंट कम्युनिटी हो, चाहे वो वहाँ पे रहने वाले लोगों की कम्युनिटी हो, वो उसकी सपोर्ट लूज़ नहीं कर सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सब चलता रहे, बट वो इसलिए बैक डाउन भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल है, उन्हें जितना हो सके उतना ये सब बैक चैनल से करना चाहिए। कोई भी पब्लिकली स्टेटमेंट देना अब अच्छी बात नहीं है। उन्हें अपने एनआरआई सिख कम्युनिटी लीडर्स के साथ बैठना चाहिए, उन्हें सारी सिचुएशन समझानी चाहिए कि नहीं अफोर्ड कर सकते हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये डिप्लोमेटिक रो को बढ़ाना, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनली ये रो को और बढ़ाएंगे, अब इंटरनेशनली ये कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाएंगे तो हम खुद आइसोलेट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस और गिर सकती हैं। तो उन्हें अपने सिख कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए, अपने लीडर्स के साथ बैठना चाहिए और उन्हें समझा के पब्लिकली बैक ट्रैक करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का भी सॉल्यूशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कनाडा को कैसे रिस्पॉन्स देना है। कनाडा को जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट है, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडियन गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है वेस्टर्न एलाइज के लिए, कनाडा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कनाडा उनका हिस्टोरिकल एलाई है जिसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट वो इस पूरे रो में साइड्स नहीं लेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को कैनेडियन गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ट्रस्ट डेफिसिट बना क्यों है। आप इस ट्रस्ट को बढ़ाइए, आप इस ट्रस्ट से यूज़ कीजिए कि एनआरआई सिख कम्युनिटी भी आपके साथ हो, इंडियन सिख कम्युनिटी भी आपके साथ हो, जिसकी वजह से ऐसी टेंशन्स अराइज ही ना हो। और मैं देख सकता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इसे सीरियसली ले भी रही है, वो इस ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज में आगे भी बढ़ रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत मौक़ों पे देखा जा सकता है कि सिख कम्युनिटी के फेस्टिवल्स में अपने आप आते हैं, ऑर्गेनाइज भी करवाते हैं, उनके मिनिस्टर्स भी सिख हैं। तो इसलिए वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे हैं कि ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। पर ट्रस्ट सिर्फ इंडियन सिख कम्युनिटी के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट एनआरआई सिख कम्युनिटी के साथ भी बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है। वहाँ के बिजनेस लीडर्स के साथ आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन फॉर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से वो बिजनेस लीडर्स वहाँ की कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करें, ना कि गुरुद्वारा कम्युनिटीज़, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ जाए, रिलीजन से हटके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक टाइज बनेंगे एनआरआई कम्युनिटी और इंडियन गवर्नमेंट में। अब ये इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है और यही करने की कोशिश कर रही है, बट प्रॉब्लम अब ये है कि इन चारों पार्टीज में 3 पार्टीज तो तैयार हैं सॉल्यूशन को मानने के लिए, पर एक पार्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो है कैनेडियन गवर्नमेंट की ट्रूडो गवर्नमेंट। अब ट्रूडो जी की प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिकली बहुत वीक हैं। अब पॉलिटिकली वीक हैं तो वो ये सब डिसीजंस ले नहीं पा रहे। जैसे जैसे आप देखेंगे कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होंगी, अगर इकोनॉमिकली वहाँ कंट्री बेटर होगी, ट्रूडो की गवर्नमेंट थोड़ी बेटर होगी, अपने अच्छे पोजीशन में होगी, तो वो ये डिसीजंस ले पाएगी। और अगर नहीं हो पाया तो ट्रूडो की गवर्नमेंट चली जाएगी, और चली जाएगी तो दूसरी गवर्नमेंट ये डिसीजंस ज़रूर ले लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या मेरे एनालिसिस से आपका कोई डिसएग्रीमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ राज और ये था जियो पॉलिटिक्स मैग्नीफाइड।